नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारी फसलों में 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हर पोषक तत्व की अलग अलग अवस्थाओं में आवश्यकता ज़्यादा देखने को मिलती है। विशेष तौर से जैसे कि फ्लोरिंग, फुटाव के समय, फ्रूटिंग के समय जिंक की अगर कमी देखने को मिलती है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसकी कमी से नुकसान भारी होता है। अब जिंक की पूर्ति के लिए दोस्तों सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो है कि ये कौन सी फॉर्मुलेशन बेस्ट है, किसका इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में जितने भी टाइप की जिंक अवेलेबल है, जो फॉर्मुलेशन है वो सारी दोस्तों ये देखिए आज मेरे पास है। जिंक सल्फेट है जो पाउडर फॉर्म में आती है, जिंक जो दानेदार फॉर्म में आती है, जिंक जो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी। जो कुछ किसान भाई हैं कमेंट करते रहते हैं कि मैम रासायनिक खेती में तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, सल्फेट फॉर्म में है, चिलिटेड फॉर्म में, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए भी आप सजेस्ट कीजिए। और ऑर्गेनिक के लिए हम अक्सर ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारा मकसद है। तो ये देखिए, और जिंक ऑक्साइड है, चिलिटेड फॉर्म में है, एडिटिव फॉर्म में है, सारी जिंक मेरे पास है। कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी जिंक के ऊपर। आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, जिंक की अगर कमी होगी तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए आज का वीडियो दोस्तों सभी प्रकार की फसलों और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जैसे अलग अलग हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो कौन कौन से पोषक तत्वों की उनकी पूर्ति हम करते हैं। जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के लिए हम क्या करते हैं, NPK फर्टिलाइजर, DAP, यूरिया, SSP वगैरह अलग अलग हम डालते हैं। सेकेंडरी द्वितीयक पोषक तत्व है जिसकी थोड़ी सी कम आवश्यकता होती है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। उसके बाद में सबसे कम आवश्यकता होती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। बहुत कम आवश्यकता होती है लेकिन कमी से नुकसान ज़्यादा होता है। और जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज है, निकल, तो इस तरीके के ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अगर होती है तो वो जिंक है, बोरोन है, फेरस है, निकल है, तो इनकी कमी से भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो हमारा जिंक के ऊपर है, जिंक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिंक की बात की जाए, इसके फ़ायदे की बात की जाए कि फ़ायदा क्या है हमारी फसलों में, तो एक तो ये समझिए कि HL पोषक तत्व है। HL यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ एक पौधे पे ही मैं क्लियर बात करूँ, जब तक ये पौधे को मिल रहा है तब तक कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही पौधे में जिंक की कमी आएगी उसके बाद में जो ये नई पत्तियां आ रही है, ऊपर की जो नई फुटान आ रही है, उसमें इसकी कमी देखने को मिलती है। HL यानी कि जैसे ही पौधे ने अपटेक किया वहाँ तक ठीक है, उसके बाद में नीचे सर्कुलेट नहीं होता है, पौधे में गया और फिक्स हो गया, जमा हो गया। इस तरीके से ये HL पोषक तत्व होते हैं। तो इन जो भी HL पोषक तत्व उनकी कमी नई पत्तियों में देखने को मिलती है। तो जिंक भी एक HL पोषक तत्व है दोस्तों। जिंक की कमी मैं आपको लाइव दिखाती हूँ दोस्तों। लाइव दिखाने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। ये देखिए हमारा जैसे कि एक पौधा है जिसमें आपको जिंक की कमी दिखाई देगी। सिट्रस प्लांट्स में जो खट्टे फल वाले पौधे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमी आती है। और ये देखिए जो नई फुटान है, ये जो एक लीफ मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, ये जिंक की कमी है दोस्तों। कैसी कमी होगी, और भी आप देखिए जो नई फुटान है वहाँ से इसकी कमी शुरुआत होगी कमी की। और जो इसकी नसें हैं वो ग्रीन रहेंगी लेकिन बीच का जो भाग है वो पीला होता चला जाएगा। इस तरीके से ऊपर से शुरुआत होगा और इस तरीके से पूरी लीफ ये धीरे धीरे पीली हो जाएगी। और शुरुआत इसकी जो नई पत्तियां हैं वहाँ से इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। उसके बाद में उसी ब्रांच की पुरानी पत्तियों में पीलापन धीरे धीरे जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ये इसकी कमी है। ये देखिए इस पूरे पौधे में ये कमी की अभी शुरुआत है। सिट्रस टाइप के किसी भी पौधे हैं जो खट्टे फल होते हैं उनमें जिंक की कमी सबसे ज़्यादा आती है। और विशेष तौर से अनाज वर्गीय फसलों की बात करें तो धान में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है जिंक की। जो फसलें या जो पौधे जिनमें आप DAP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिंक की कमी आती ही आती है। दोस्तों जिंक के फ़ायदे जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जिंक का पहला जो फ़ायदा है वो है, जैसा मैंने बताया, पीलापन नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। फसलें बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी रहे,
तो उसके लिए जिंक की आवश्यकता होती है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। विशेष तौर से अगर बढ़वार फुटाव का समय है, ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, उसके बनने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने सारे फर्टिलाइज़र, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े फर्टिलाइज़र डालते हैं, DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, SSP डालते हैं, NPK डालते हैं, लेकिन बढ़वार फुटाव नहीं होता है। कई बार तो ये होता है कि जैसे छोटी क्रॉप है उसी में फल आने लग गए, आपको लगता है कि ये क्या कमी है, समझ में नहीं आता, वो जिंक की कमी होती है। इंटरनोड की दूरी कम रह जाती है, तो वो भी एक जिंक की ही कमी है। इस तरीके से दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन, अगर अच्छी बढ़वार फुटाव चाहिए तो ऑक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होनी चाहिए, और ऑक्सिन हार्मोन बनने के लिए जिंक की पूर्ति करना जरूरी है। एंजाइम और प्रोटीन को सक्रिय करने के लिए भी जिंक की ही आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिंक की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है एक ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी कमी की पहचान जैसा मैंने आपको बता दिया, नई पत्तियों में पीलापन आएगा और इसकी शुरुआत होगी नई पत्तियों में भी जो किनारा है वहाँ से ऊपर से पीलापन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से पीलापन होगा। नसें पहले ग्रीन रहेंगी, उसके बाद में धीरे धीरे पीलापन होगा, बढ़ेगा। ये इसकी पहचान होती है। सिट्रस प्लांट्स में आपको कमी दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपको जिंक जरूर डालना है। इंटरनोड की दूरी कम हो जाएगी, फसल में बढ़वार फुटाव नहीं होगा क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। ये इसकी पहचान होती है। पौधे हैं, फसलें हैं, वो बौने ही रह जाएंगे। अब बात करें दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत की थी कि जिंक के कई टाइप से कई फॉर्मुलेशन में आती है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कंपनी, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी को प्रमोट मैं नहीं कर रही हूँ। ये आता है दोस्तों जिंक सल्फेट, 33% वाले जिंक, जिसको किसान भाई मोस्टली जानते हैं, 33% वाले जिंक। ये देखिए, इसमें 33% जिंक होता है, 15% सल्फर होता है। और ओपन करके भी मैं दिखाती हूँ। ये 4 kg का ही पैकेट अवेलेबल होता है मार्केट में, किसी भी कंपनी का आप लीजिए, मोस्टली 4 kg का ही बैग आता है जिंक सल्फेट। और ये 4 kg का बैग लगभग 350-400 रुपये में ये अवेलेबल हो जाता है। पाउडर फॉर्म में आता है। एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आता है। अच्छा, जिंक सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में है, इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो छिट्टा विधि से डालते हैं, आप छिड़काव विधि से डालते हैं, उसके लिए दोस्तों जिंक सल्फेट एक और आता है दानेदार फॉर्म में। ये देखिए, ये है, ये भी 33% है, सेम है दोस्तों, लेकिन फॉर्मुलेशन चेंज है। ये दानेदार फॉर्म में है। अब इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए छिड़काव विधि से, जैसे कि हम धान में, गेहूं में, सरसों में, ऐसी फसलों में डालते हैं, तो उसको हम छिट्टा विधि से क्यों डालते हैं? इसलिए कि दोस्तों ये पत्तों पे चिपक जाएगा। यूरिया के साथ में आप मिला करके डाल रहे हैं, पत्तों पे चिपक जाएगा, उससे वहाँ पे स्कॉर्चिंग आने की समस्या आती है। और अगर ये डालेंगे तो ये पत्तों पे नहीं चिपकेगा। ये देखिए, ये दानेदार फॉर्म में है। ये भी 4 kg का ही पैकेट है। तो छिट्टा विधि से आप डालें तो इसका इस्तेमाल आप करें, बेस्ट रहेगा। ये तो है सल्फेट फॉर्म में। सेकंड आती है ऑक्साइड में। ये देखिए, ये यारा का आता है, और किसी कंपनी का अभी अवेलेबल है नहीं, जिंक ऑक्साइड। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और इसका इस्तेमाल हम सिर्फ स्प्रे में करते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके हमारी फसलों में हम स्प्रे करते हैं। थर्ड जो आता है, अब ये तो दोस्तों कि जैसे हम फसलों में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि डाला और तुरंत रिजल्ट मिल गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर कमी देख रहे हैं फसलों में, विशेष तौर से फ्लोरिंग स्टेज में, तब हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, EDTA फॉर्म वाले जिंक को यूज करते हैं। ये कई कंपनियों की मार्केट में अवेलेबल है। चिलिटेड जिंक भी हम इसे कहते हैं। ये 12% जिंक आती है। ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के रूप में हम करते हैं चिलिटेड जिंक को। जैसे कि ये K+S का है मेरे पास, चिलिटेड जिंक है, जिंक EDTA 12% लिखा हुआ। और ये कोरोमंडल का है, नोवोजिन नाम से। तो कई कंपनियों का अवेलेबल होता है। ये दोस्तों 4 फॉर्मुलेशन हो गई। अब ऑर्गेनिक खेती के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? तो ऑर्गेनिक खेती के लिए दोस्तों इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। श्री राम का प्रोटोबुज नाम से अवेलेबल है। चिलिटेड जिंक है, ये भी फॉर्म में आता है। इसका इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक खेती में कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक अवेलेबल है।
अब सल्फेट फॉर्मुलेशन क्योंकि सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट इस्तेमाल इसी का हमें करना चाहिए। अगर लॉन्ग समय के लिए हम इस्तेमाल करें, लंबे समय तक हमारी फसलों में रिजल्ट मिले, उसके लिए हम ये सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कैसे भी डाल सकते हैं, फसल बिजाई के समय, बढ़वार फुटाव के समय, फ्लोरिंग के समय, स्प्रे से भी डाल सकते हैं, ड्रिप से भी डाल सकते हैं, छिटा विधि से भी हम डाल सकते हैं, बेसल डोज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसल डोज में इसकी मात्रा रहेगी, जैसे पौधों में आप डाल रहे हैं या फसलों में डाल रहे हैं, फसल बिजाई के समय डाल रहे हैं, 4 kg से 10 kg तक की इसकी मात्रा आप रख सकते हैं। जिन फसलों में जिनकी ज़्यादा कमी आती है तो ये 2 पैकेट डाल दीजिए, 8 kg आप डाल दीजिए। जिन फसलों में जिनकी कमी कम रहती है उनमें आप 4 kg का एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये है दोस्तों बेसल डोज या फसल बिजाई के समय या छिटा विधि से बढ़वार फुटाव के समय। ड्रिप से आप चला रहे हैं तो वही 3 से 4 kg प्रति एकड़ तक आप चला सकते हैं ड्रिप से भी सब्जी वर्गीय फसलों में। और इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। स्प्रे में दोस्तों इसकी परफेक्ट मात्रा रहेगी। मात्रा से पहले दोस्तों एक सावधानी जरूर ध्यान रखनी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। स्प्रे में इसकी परफेक्ट मात्रा रहेगी 1 kg प्रति 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है। अब सावधानी क्या है, जिंक सल्फेट का आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो इसके साथ में भुजे हुए चूने का पानी का जरूर आपको इस्तेमाल करना है। भुजे हुए चूने पानी का इस्तेमाल आपको इसलिए करना है क्योंकि इसका पीएच कम होता है और चूने का पानी है वो पीएच बढ़ाएगा। तो पीएच मेंटेन करने के लिए आपको भुजे हुए चूने के पानी के साथ में ही जिंक सल्फेट का स्प्रे करना होता है। चिलीटेड जिंक का आप स्प्रे कैसे भी कर सकते हैं और जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर आते हैं उनके साथ में भी चिलीटेड जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का आप स्प्रे मिला करके नहीं कर सकते। सावधानी क्या है दोस्तों, एक तो जैसा मैंने बताया जी कि जिंक सल्फेट का स्प्रे करेंगे तो इसके साथ में भुजे हुए चूने का पानी लेना है। सेकंड, क्योंकि ये जिंक है, जिंक और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए फॉस्फेट जो भी फर्टिलाइजर है उनके साथ में मिक्स करके इसका इस्तेमाल नहीं करना है। रिजल्ट आपको ना जिंक का मिलेगा ना ही फॉस्फोरस का मिलेगा। थर्ड दोस्तों, जिंक सल्फेट, क्योंकि ये सल्फेट है इसलिए इसके साथ में नाइट्रेट फर्टिलाइजर को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। चिलीटेड जिंक का आप किसी के भी साथ में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। में विशेष टिप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी फर्टिलाइजर का चिलीटेड फॉर्म आता है या सल्फेट फॉर्मुलेशन में आता है, अगर आपको लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आपको जड़ों में ही चलाना है और सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि जिंक सल्फेट का। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए लेकिन कम समय के लिए चाहिए, जैसे कि फ्लोरिंग स्टेज में विशेष तौर से कमी आ जाती है तो हमें जल्दी पूर्ति करनी है, बाद में हम आगे देख लेंगे, उस हिसाब से अगर आपको पूर्ति करनी है तो आपको चिलीटेड फॉर्मुलेशन का स्प्रे करना होता है। ये विशेष टिप आप जरूर ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों जिंक कंप्लीट फॉर्मुलेशन मैंने डिस्कस की है इस वीडियो में। और भी कोई भी क्वेरी रह गई है आपकी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।